हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी योर शैडो। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां विंग और वांगजी की वेडिंग डिसाइड हो जाती है और एक दिन बाद उनकी वेडिंग रखी जाती है और आज वही दिन था। सुबह से ही पूरे घर में, लिटरली पूरे घर में गेस्ट और सर्वेंट्स लोग भरे हुए थे। विंग अभी अपने रूम में था क्योंकि वो अभी अपने रूम में बैठकर अपने कुछ कामों को देख रहा था, ऑफिस के वर्क को, क्योंकि सारा ऑफिस अब वो अकेले हैंडल कर रहा है। इसलिए विंग बहुत ज़्यादा बिजी था और वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। और वहीं वांगजी जो कि अपने रूम में बैठा था और काफ़ी नर्वस था, बहुत ज़्यादा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जा रही है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी पूरी लाइफ, लिटरली पूरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। जहाँ वांगजी जो कि यहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाने आया था, अपने घर छुट्टियाँ मनाने आया था, आज वो शादी कर रहा है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि वो विंग के साथ वो अपनी हीट बिता चुका है और वो अब उसका मार्क्ड ओमेगा बन चुका है। वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था विंग उसका अल्फ़ा बन चुका है। ऐसा नहीं है कि वांगजी विंग से नफ़रत करता है, नहीं, वो विंग से नफ़रत नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो विंग से प्यार करता है। नहीं, वो विंग से प्यार नहीं करता क्योंकि उसने विंग को कभी उन नज़रों से नहीं देखा। उसे हमेशा से विंग से डर लगता रहा है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और ये चीज़ वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं। उसे इक्वालिटी पसंद है, लेकिन यहाँ विंग हर चीज़ अपने तरीके से करना पसंद करता है। उसे दूसरों की सलाहों से कोई मतलब नहीं होता, वो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने उसूलों पर चलता है। और वांगजी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। वांगजी खुद अपनी मनमर्जी का करना पसंद करता है, उसे विंग के लाइफ स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं और इसी वजह से वांगजी काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी मॉम को मना भी नहीं कर सकता कि वो अभी वांगजी विंग से शादी नहीं कर सकता। हाँ, वो उसका भले ही मार्क्ड ओमेगा बन चुका है, भले उसने भी विंग को मार्क कर दिया है, लेकिन वो नहीं कर सकता अभी शादी। लेकिन वो क्या बोले, वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे खुद भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि उसे अपनी लाइफ का समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लैंशांग की प्रॉब्लम समझ में आ रही थी। उसकी मम्मा गायब है, वो मिसिंग है, वो पता नहीं वो कहाँ है, इस चीज़ का कोई पता नहीं। पूरी फैमिली उथल पुथल हो चुकी है, सब कुछ बिल्कुल मैस बन चुका है। और अब ये सब इस वजह से वांगजी का सर दर्द करने लगा था। वांगजी अपने सर को पकड़ कर चिल्ला कर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं शादी करने वाला हूँ और वो भी ऐसे। मैंने ये सब नहीं सोचा था, मैंने ये सब नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे होगी और विंग से मेरी शादी होगी। बिल्कुल नहीं। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि विंग मेरा हस्बैंड बनेगा। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये बोलकर वांगजी अपने बालों को पकड़कर वहीं बैठ जाता है। वो अपने फेस को हाइड कर लेता है। उसने अपने पैरों को जकड़ रखा था और उसमें अपने सर को छुपा रखा था। वांगजी अपने सर को नीचे कर रखा था और उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वांगजी रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग पूरी तरीके से मस में जा चुका था। तभी इसके दरवाजे पर नॉक होती है। ये सुनकर वांगजी अपने आंसुओं को साफ करता है, उठता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर लैंशांग थी। उसे देखकर वांगजी हट जाता है। लैंशांग वांगजी के रूम में आती है। वो देखती है कि वांगजी का रूम जो कि हमेशा लाइट से, रोशनी से भरा रहता था, जहाँ अंधेरे में भी रोशनी होती थी, आज उस रूम में डार्कनेस है। हाँ, वांगजी का रूम पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसे देखकर उसे समझ आ रहा था कि वांगजी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से डिप्रेशन में जा रहा है, वो स्ट्रेस में जा रहा है। उसे अपने बेटे की कंडीशन रियलाइज़ हो रही थी, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि वो जो कर रही है वो
वो क्यों कर रही है। फिर वो जाकर वांगजी के रूम की जो खिड़कियाँ थी उन्हें खोलती है, उनके पर्दे हटाती है और सूरज की रोशनी उसके कमरे में आती है और वांगजी का कमरा फिर से जगमगा उठता है। पर वांगजी को अब ये रोशनी पसंद नहीं आ रही थी। वांगजी अपनी मम्मा से कहता है, मॉम आप यहाँ, क्या क्या कुछ बात है। जो सुनकर लैंशांग वांगजी का हाथ पकड़ती है और उसे सोफे पर बैठाती है और फिर वो वांगजी के पास बैठ जाती है। वांगजी अपनी मॉम को देख रहा था। लैंशांग वांगजी के बालों को सहलाते हुए कहती है, वांगजी। जो सुनकर वांगजी अपने सर को हल्का सा झुका लेता है। लैंशांग ने उसकी वो लाल आंखें देख ली थी, वो समझ चुकी थी कि उसका बेटा रो रहा है। वांगजी बहुत बहुत कम रोता है, शायद वो बचपन में ही रोया होगा। उसके बाद तो कभी उन्होंने उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दिया। लेकिन आज उसका बेटा रो रहा है, ये चीज़ लैंशांग के दिल को चीर रही थी। उसे कहीं ना कहीं बहुत बहुत हर्ट हो रहा था। वो वांगजी को हक कर लेती है और वांगजी उसके सीने से लगकर फिर से फूट कर रोने लगता है। वांगजी रो रहा था और लैंशांग उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ। तुम रोना बंद करो। तुम ऐसे मत करो वांगजी, मुझे शांत हो जाओ। सर वांगजी रोते हुए कहता है, मम्मा ये सब क्यों हो रहा है, क्यों ये सब हो रहा है। मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। उन्हें वापस लेके वो सब ठीक कर देगी। प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ मॉम, मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं गगा से शादी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और ये बोलकर वांगजी लैंशांग को हक करके रोने लगता है कि वो विंग से शादी नहीं कर सकता विंग से शादी। विंग उसका गगा है, विंग उसका गगा है। उसने कभी विंग को उन नज़रों से नहीं देखा। उसने हमेशा विंग को एक ब्रदर की नज़र से देखा है, बड़े भाई की नज़र से देखा, और वो उससे एज अ हस्बैंड नहीं, वांगजी ये नहीं कर सकता। और वांगजी बार बार अपने सर को शेक कर रहा था। तभी लैंशांग उसके दोनों गालों पर अपने हाथ को रखती है और उसके चेहरे को ऊपर उठाती है। और वांगजी, जिसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे, वो लैंशांग के हाथों को टाइटली पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ इस शादी को कैंसिल कर दीजिए, प्लीज़। मैं कुछ भी करूँगा, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जो सुनकर लैंशांग धीरे से कहती है, वांगजी मेरी बात सुनो। इस पर वांगजी कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। जिस पर लैंशांग थोड़ा तेज कहती है, वांगजी मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। जो सुनकर वांगजी चुप हो जाता है। लैंशांग उसके उन बिखरे बालों को संवारते हुए कहती है, वांगजी बात समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि अभी तुम्हें मेरा डिसीज़न बिल्कुल गलत लग रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। आई नो तुम्हें मैं गलत लग रही हूँ, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चा। ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें समझ अभी नहीं आ रहा कि सिचुएशन क्या है, लेकिन सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी है। तुम्हें विंग से शादी करनी होगी। इस पर वांगजी कहता है, पर मैं। तभी लैंशांग कहती है, वांगजी शांत हो जाओ, बात समझो बच्चा, तुम्हें शादी करनी होगी। और विंग की दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत क्या है? वो तुम्हारा ब्लड रिलेटेड ब्रदर नहीं है। और जितना मैं जानती हूँ, तुमने कभी भी विंग को भाई तो नहीं बोला ना। तुमने कभी उसे नजर से देखा ही नहीं है, कभी तुमने उसे अपना बड़ा भाई माना ही नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है शादी में? इस पर वांगजी कहता है, लेकिन वो मेरे। इस पर लैंशांग कहती है, वो तुम्हारा गगा है और तुम उससे शादी कर सकते हो। विंग बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए बेस्ट है। और अगर मेरी जगह तुम्हारी मम्मा होती ना, तो शायद वो भी यही डिसीज़न लेती। इस पर वांगजी कहता है, शायद आपने शायद लगाया। मम्मा ऐसा कभी नहीं करती। वो कभी मुझे फोर्स नहीं करती कि मैं गगा से शादी करूं। वो कभी नहीं करते। वो हमेशा वांगजी की खुशी चाहती थी। उन्होंने हमेशा वो किया जो वांगजी चाहता था। उन्होंने वांगजी के लिए सब कुछ किया। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप क्यों वांगजी को फोर्स कर रही है? वांगजी नहीं करना चाहता। इस पर लैंशांग कहती है, वांगजी बस समझो बच्चा, प्लीज़
देखो तुम जानते हो ना कि अभी तुम्हारी मम्मा यहाँ नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, कैसी है, किस हाल में है। हमें कुछ नहीं पता। और तुम्हारी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना बच्चा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? हाँ, मैं उसे क्या आंसर दूँगी कि उसका वांगची कहाँ पर है? हाँ, मैं क्या आंसर दूँगी? हाँ, प्लीज़ प्लीज़ बच्चा मेरी बात समझो। तुम विंग से शादी कर लो। विंग विंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। विंग तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। विंग तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करेगा। तो वांगची कहता है, लेकिन तभी लाइशा कहती है, प्लीज़ बच्चा, अपनी मम्मा पर ये एक छोटा सा एहसान कर दो, प्लीज़ प्लीज़ वांगची से विंग से शादी कर लो, प्लीज़ वांगची, प्लीज़। और ये सुनकर वांगची बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि लाइशा लिटरली उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो बस विंग से शादी कर ले। और वहीं ये सब देखकर वांगची बस गहरी सांस लेता है और वो कहता है, ठीक ठीक है, मैं करूँगा। और ये सुनकर लाइशा से हक कर गई, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा बेटा कितना समझदार है ना, मेरा प्यारा बच्चा। और ये बोलकर वो उसके भाला पर किस करती है और उसे बहुत टाइटली हक कर लेती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। लाइशांग भी वांगची को हक करके रोने लगती है बहुत बुरी तरीके से। इस पूरे टाइम उसने अपने इमोशंस को किस तरीके से सप्रेस कर रखा था, ये बात वो खुद जानती है कि उसने कितना खुद को रोका है टूटने से, बिखरने से। क्योंकि अभी उसे पूरी फैमिली को संभालना है। अगर वो टूटी तो सब कुछ टूट जाएगा। उसे सब कुछ संभालना है। उसे विंग को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो जानती है कि विंग को वो सच नहीं पता चलना चाहिए। विंग को वो सच बताएगी, लेकिन सिर्फ आधा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि विंग किसी ऐसी मुसीबत में फंसे कि जहाँ से निकलना विंग के लिए बहुत बहुत बड़ा थ्रेट बन जाए। इसीलिए वो विंग की शादी वांगजी से कराती है। और वहीं विंग अपने रूम में बैठा हुआ था, और जैसे ही उसका काम ख़त्म होता है तभी उसके दरवाजे पर उसका सेक्रेटरी अंदर आता है और विंग उसे देखता है। सेक्रेटरी उसके लिए कपड़े लेकर आया था जो कि वो वेडिंग में पहनने वाला था। विंग उन कपड़ों को देखता है और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है तैयार होने के लिए। थोड़ी देर बाद विंग तैयार होकर बाहर आता है। वहाँ पर बहुत सारे स्टाइलिश खड़े थे जो कि विंग को तैयार करने लगते हैं। और वहीं दूसरे रूम में वांगजी तैयार हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस था तो उसका वो स्ट्रेट फेस, ना कोई स्माइल, ना कुछ और, ना उन आँखों में वो चमक, ना वो शाइन। खिलखिलाता वांगजी जैसे बिल्कुल शांत हो गया हो। वांगजी बस वहाँ बैठा हुआ था। स्टाइलिश उसे अच्छे से रेडी करते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद लाइशांग वहाँ आती है और वो वांगजी का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर जाने लगती है। वांगजी लाइशांग को देखता है और फिर वो उसके साथ चलने लगता है। लाइशांग जो कि वांगजी को लेकर जा रही थी, और वहीं विंग जो कि स्टेज पर खड़ा था और वांगजी को देख रहा था। ये वेडिंग बहुत छोटी थी। हाँ, इसमें सिर्फ कुछ लोग मौजूद थे। यहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 10 ही लोग मौजूद थे जो कि इनके बहुत ज़्यादा क्लोज मेंबर्स थे। और विंग देख रहा था कि वांगजी आ रहा है उसकी तरफ। विंग को कोई नर्वसनेस कुछ फील नहीं हो रहा था। विंग भी बिल्कुल इमोशनल लेस होकर वहाँ खड़ा था। उसके फेस पर एक भी इमोशन नहीं आ रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। और वहीं लाइशांग वांगजी को लेकर विंग के बिल्कुल सामने जाती है। विंग अपने हाथ को धीरे से आगे बढ़ाता है और लाइशांग उसके हाथ में वांगजी का हाथ देते हुए कहती है, विंग, आज से वांगजी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज के बाद तुम्हें वांगजी के लिए जीना भी है और मरना भी है। और ये सुनकर विंग लाइशांग की आंखों में देखता है, जहाँ लाइशांग की आंखें कुछ और भी कह रही थी कि वो वांगजी को विंग को जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जैसे वो उसे एक ऐसी बेड़ी दे रही हो जो विंग को बांध रही हो। और विंग कहीं ना कहीं फील कर पा रहा था, और अब विंग को समझ आ रहा था कि क्यों लाइशांग ने वांगजी और विंग की शादी पर इतना प्रेशर डाला, इतनी जल्दी शादी करवा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि विंग कोई गलत कदम उठाए। और अगर उसे पता होगा कि उसके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी विंग बिल्कुल फ्री है, लेकिन जब उसे पता चलेगा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, तो वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले
100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे कोई है जो उसके जाने के बाद पूरी तरीके से बिखर जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि उसके साथ एक और जान जुड़ी हुई है, और इसीलिए विंग कोई भी रिस्क नहीं ले पाएगा। भले ही विंग कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फैमिली के मामले में वो थोड़ा इमोशनल है। और ये बात लैंशांग बहुत अच्छे से जानती है कि विंग अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करता है, इसीलिए तो अपने पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढ रहा है। और लैंशांग विंग और वांगजी को वहीं स्टेज पर छोड़कर नीचे आ जाती है। प्रीस्ट उन दोनों की वेडिंग करवाता है और वो दोनों वेडिंग डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों को कुछ एक दूसरे से कुछ प्रॉमिसेस करवाता है, जो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे को हैप्पी रखेंगे और एक दूसरे की हर एक डिसीज़न में सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉमिस एक दूसरे को देते हैं। फिर उसके बाद प्रीस्ट उन्हें किस करने के लिए कहता है। विंग आगे बढ़ता है और वो वांगजी के फॉरहेड पर किस करता है। वांगजी अपनी आंखें बंद कर चुका था और फिर उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। और उसके बाद प्रीस्ट कहता है कि अब आप दोनों वेडिड कपल हैं, आज से आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और ये सुनकर विंग और वांगजी बस अपने सर को हल्का सा हिलाते हैं हाँ में। और उसके बाद सब लोगों के पास जाते हैं जो उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। और उसके बाद वांगजी, जिसके हाथ में वो बुके था, वो उसे उछालता है और उसे एक लड़की कैच कर लेती है, जो देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन जिनकी शादी थी उन्हें छोड़कर सब खुश थे, पर वो बिल्कुल खुश नहीं थे। वहीं फिर सब लोग छोटी सी पार्टी करते हैं और उसके बाद उन दोनों को उनके वेडिंग रूम में भेज दिया जाता है। और विंग, जो कि अपने वेडिंग रूम में आता है, वो देखता है कि वांगजी, जो कि अपने सूट में है, और वो अभी खिड़की के पास खड़ा है और सामने उस चांद को देख रहा है बिल्कुल शांति से। और वांगजी को इस तरीके से देखकर विंग धीरे धीरे चलकर उसके पास आता है और दोनों उस चांद को देखने लगते हैं। तभी विंग कहता है, तो मैं समझ आया कि आखिर ये शादी क्यों हुई है। ये सुनकर वांगजी कहता है जिस पर विंग कहता है, तो क्या तुम सच में मेरे ऊपर बर्डन बनोगे। और ये सुनकर विंग की बात सुनकर वांगजी उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। उसके बाद वांगजी पलटकर रूम के अंदर आ जाता है और वो अपने कोट को निकाल देता है। विंग उसे देख रहा था एक टक, और वांगजी अपने कोट को निकालता है, अपनी टाई को निकालता है, और उसके बाद वो क्लोजेट में जाता है और अपने कपड़े लेकर आता है और वो उन्हें लेकर बाथरूम में चला जाता है बिना विंग को देखे। और विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी के जाने के बाद विंग खुद अपने कपड़े वहीं रूम में चेंज कर लेता है। उसके बाद वांगजी वापस आता है। वो देखता है कि विंग ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और विंग सोफे पर लेटा हुआ है। ये देखकर वांगजी बेड पर आकर लेट जाता है। वो विंग से कुछ नहीं कहता, उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। और वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बहुत पेन फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट रहा है, लेकिन बहुत शांति से, जिसका शोर वांगजी के शरीर से बाहर नहीं आ रहा, बस टूट रहा है बहुत कुछ। और विंग, जो कि अपने फ़ोन में देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फील हो रहा था वांगजी के आंसू, क्योंकि वो अब उसका अल्फ़ा है, उसका मार्क्ड अल्फ़ा है, तो वो दोनों एक दूसरे के इमोशंस को फील कर सकते हैं। जहाँ विंग फील कर पा रहा था वांगजी के इमोशंस को, कि वांगजी कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, और ये चीज़ विंग फील कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं उसे भी इनसे फ़र्क पड़ रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन विंग को फ़र्क पड़ रहा था वांगजी के इमोशन से, उसकी सैडनेस से, उसके उन आंसुओं से, जो कि धीरे धीरे उस तकिए को भिगो रहे हैं। आज की रात शायद बाकी कपल्स के लिए बहुत खूबसूरत होती होगी, लेकिन उनके लिए न ये वेडिंग खूबसूरत थी, न ये रात। उनके लिए रात बस अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा, एक ऐसी डार्कनेस जिसमें वो खड़े थे। शायद इस रिश्ते की इस कसौटी पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने फ़ैसला सही लिया या गलत, बस ले लिया। और ऐसे ही सोचते सोचते दोनों को कब नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। आज इतना कुछ हुआ कि दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे और दोनों सो चुके थे।
अब हम दूसरे साइड का सीन देखते हैं, जहाँ लैनशांग जो कि अपने फ़ोन पर बात कर रही थी लान कुरैन से। कुरैन जो कि कह रहा था मैं नहीं आ सकता, जिस पर लैनशांग कहती है आपको आना होगा अंकल, जिस पर लान कुरैन चिल्ला कर कहते हैं तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, भूलो मत हमारे सारे रिश्ते टूट चुके हैं, मैं तुम्हारी फैमिली से बिल्कुल अलग हो चुका हूँ। जिस पर लैनशांग कहती हैं लेकिन आप भी मत भूलिए कि अभी भी मेरे ऊपर मैंने लान फैमिली पर बहुत सारे एहसान किए हैं। मैंने आपके उन भाइयों को, आपके उन बच्चों को अपना हिस्सा दिया है। मैंने लान फैमिली से कुछ भी नहीं लिया और इसीलिए मुझ पर अपना ये रोब ना ही दिखाए तो ज़्यादा बेटर है। जो सुनकर लान कुरैन चिल्ला कर कहते हैं आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो। इस पर लान शिंग उनकी बात सुनकर शांति से जवाब देती है आप जानते हैं कि मैं क्या हूँ। हाँ, मेरा अभी लान फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि आपने मुझे वारिस के लिए चूज़ किया था। वो तो बस बात ये है। जिस पर लान कुरैन चिल्ला कर कहते हैं बात ये है कि तुमने उस अनाथ से शादी की, उस अनाथ से। अगर तुम उससे शादी नहीं करती तो आज हमारा और वैन फैमिली का एम्पायर आपस में जुड़ चुका होता। आज दोनों फैमिली साथ होती, ना कि एक दूसरे की दुश्मन। सिर्फ तुम्हारी वजह से वैन फैमिली और लान फैमिली दुश्मन बनी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने वैन रोहान से शादी के लिए मना कर दिया, तुमने उसका रिश्ता ठुकराया और तुमने उस अनाथ से शादी कर ली। उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई सिर्फ 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में तुमने मुझसे आकर ये कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, और जब मैंने उस बच्चे के बाप के बारे में पूछा तो तुमने क्या बताया कि वो ऑर्फन है, लिटरली। और तुम अब मुझसे इतने सालों बाद ये उम्मीद कर रही हो कि मैं तुमसे मिलूं। क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। और भूलो मत मैं लान फैमिली का चेयरमैन हूँ। जसन कर लान शिंग शांति से जवाब देती है आप भले ही लान फैमिली के चेयरमैन हैं, लेकिन आप भी एक चीज़ मत भूलिए कि मेरी मदर ने मुझे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दी थी, आपके कहने पर मैंने सारी की सारी आपको दी थी। और आज मैं उन प्रॉपर्टीज़ के एहसान के तले आपको बुला रही हूँ। आप मेरे एहसानों तले दबे हुए हैं, आपको आना पड़ेगा। जो सुनकर लान कुरैन चिल्ला कर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ। इस पर लान शिंग हल्का सा हंस कर कहती हैं आप भले ही मेरी बाप की उम्र के हैं, लेकिन आपकी हरकतें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ आ जाइए, वरना मैं भूल जाऊँगी कि मेरे लान फैमिली से कोई रिश्ता है। और आप जानते हैं ना कि फिर क्या होगा। जिस लान फैमिली पर आपको इतना घमंड है ना, उसे मैं मिट्टी में मिलवा सकती हूँ। अरे सुनकर लान कुरैन कहते तुम मुझे धमकी दे रही हो, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी वो वाइफ वो ऑर्फन, वो अनाथ, मैंने सुना है कि वो किडनैप हो गई है। कितनी कमज़ोर है ना, किडनैप हो गई और अब तुम अकेली हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इस पर लान शिंग भी हंसकर कहती हैं आप जानते हैं कि मेरे पास क्या है। भले ही वो किडनैप हुई है, लेकिन पावर अभी भी मेरे हाथों में है। जसन लान कुरैन चिल्ला कर कहते हैं तुम बदतमीज़। जिस पर लान शिंग कहते हैं हाँ मैं बदतमीज़ हूँ, और आपको अब इस बदतमीज़ के घर कल आना होगा, वरना अगर आप नहीं आए तो मैं रातों रात लान फैमिली के सारे सीक्रेट्स लीक कर दूंगी। फिर सोच लीजिए कि लान फैमिली रातों रात कैसे बर्बाद होती है। जिस लान फैमिली को लोग एशिया की नंबर 1 कंपनी कहते हैं ना, इंडस्ट्री कहते हैं, उसे मैं रातों रात मिट्टी में मिला सकती हूँ, क्योंकि आज भी मेरे पास लान फैमिली के सारे सीक्रेट्स हैं। वरना आप लोगों का तो क्या भरोसा, आप लोग कब का मुझे मार देते हैं। लेकिन वो तो अच्छा है कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए वो सीक्रेट्स अपने पास रखे हैं। वहीं ये सुनकर लान कुरैन की मुट्ठियाँ कसती जा रही थी, और वो गुस्से से कहते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा। जिस पर लान शिंग कहती है ठीक है, कल आकर देख लीजिए, आप आ रहे हैं ना अंकल। और ये सुनकर लान कुरैन कहते हैं मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर लान शिंग हंस कर कहती है ठीक है मत छोड़िए, बस आपको यहाँ आकर मेरे बच्चों से बात करनी है, और कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े।
और ये बोलकर वो उन्हें टाइम बताकर फ़ोन कट कर देती है। लान कुरैन जो कि अपने अपने रूम में बैठे हुए थे, वो गुस्से से उस फ़ोन को सीधा ज़मीन पर फेंक कर कहते हैं, ये बदतमीज़ लड़की ये फैमिली से बाहर चली गई, लेकिन इसकी अकड़ अभी तक नहीं गई। इसे क्या लगता है कि अभी भी ये लान फैमिली का हिस्सा है? इसे क्या लगता है कि अभी भी हमारा हिस्सा है और हम इसकी बात मानेंगे? कैसे अभी भी ये लगता है कि ये लान फैमिली की CEO है, जो पोजीशन मैंने इसे दी थी? लेकिन नहीं, ये इस लायक ही नहीं है। मैंने गलती कर दी अपने भाई भाभी की बात मानकर और इसे लान फैमिली की CEO बना दिया, लेकिन नहीं, ये इस काबिल ही नहीं है। और गलती से इसके हाथ में वो सीक्रेट्स आ गए, वरना ये बर्बाद हो चुकी होती। मैं कब का इसे मार देता, इसके साथ साथ इसके बच्चे को भी और उस अनाथ को भी। और ये बोल कर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है, अंकल क्या फिर से उसने आपको कॉल किया? इस पर नानकरण कहते हैं, इतने साल बीत गए, 20 साल बाद उसने मुझसे बात की। सच में आज भी उसके अंदर वही घमंड है, वही अकड़ है। जो सुनकर वो लड़की कहती है, आप उसे मरवा क्यों नहीं देते? इस पर नानकरण से घूरते हुए कहते, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये करना नहीं चाहता? मैं भी उसे मारना चाहता हूँ, लेकिन हम उसे मार नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम उसे मारना तो दूर, हम उसे छू भी नहीं सकते। जिस पर वो लड़की कहती है, आखिर ऐसा है क्या जो हम उसे छू नहीं सकते? अब तो उसकी वो सो कॉल्ड अनाथ बीवी भी वहाँ पर नहीं है। अब तो आप उसे ईजिली मरवा सकते हैं, किसी भी कार एक्सीडेंट से उसे मरवा दीजिए, क्या जाता है। और फिर हम उस सीक्रेट्स भी ईजिली उसे ले लेंगे। जो सुनकर लान कुरैन उसे देख कर कहते हैं, तुम सच में स्टूपिड हो सही कहते थे, तुम एक नंबर की स्टूपिड हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो वहाँ मतलब ऐसे ही है? हाँ, इतने साल मैं जब वो प्रेग्नेंट थी, मैं तब उसे नहीं मार पाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या अब इतने सालों बाद मैं उसे मार पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। भले ही हमारी फैमिली कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन वीक वो भी नहीं है। इतने सालों तक वो हमसे बच कर रहे, हमारी आँखों के सामने हम एक ही शहर में रहे, लेकिन फिर भी कभी मैं उसे छू भी नहीं पाया। जितनी बार मैंने उसे मारने की कोशिश की, कितनी बार उसके बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा हर एक निशाना चूकता रहा। पता नहीं कौन है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, आखिर कौन सी शैडो है जो उन्हें बचा रही है। और ये बोलकर लान कुरैन अपनी मुठ्ठियाँ कस लेते हैं। तभी वो लड़की कहती है, अगर आप चाहें तो मैं अपने हस्बैंड से बात कर सकती हूँ। जिस पर लान कुरैन गुस्से से घूर कर कहते हैं, तुम और तुम्हारा हस्बैंड दोनों ही एक जैसे हो, स्टूपिड। जो सुनकर वो लड़की कहती, अब मुझे बार बार स्टूपिड कहना बंद कीजिए। मैं उसे मरवा सकती हूँ, मैं उस लाश सिंह की लाश के आपके सामने लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर हनकरण हंसकर कहते हैं, अगर इतनी ही तुम्हें ताकत है तो ट्राई कर लो, तुम्हें भी पता चल जाएगा आखिर कौन सी शैडो है जो उन्हें बचा रही है। कुछ तो है ऐसा जो छुपा हुआ है, लेकिन है जो उन्हें बचा रहा है। और ये बोलकर लान कुरैन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उसने कितनी बार लान सिंह को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार लान सिंह बच जाती थी। यहाँ तक कि लान सिंह को खुद पता नहीं चलता था कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है और कोई उसे बचा ही लेता था। ये चीज़ लान कुरैन को हमेशा चौंका देती थी कि आखिर कौन है जो लान सिंह को बचा लेता है। और वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं, जहाँ वांगजी और वेइंग तैयार होकर नीचे आते हैं। आज उनकी वेडिंग का फर्स्ट डे था। अब वो नीचे आते हैं जहाँ लान सिंह ने सबके लिए नाश्ता बनाया था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वेइंग ये देखता है तो वो बस जाकर शांति से चेयर पर बैठ जाता है। वांगजी भी अपनी मॉम को एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल देता है और उसके बाद वो भी बैठ जाता है। फिर सब साथ में नाश्ता करते हैं। वेइंग नाश्ता करते हुए लान सिंह की तरफ देखता है, जिस पर लान सिंह जैसे उसका इशारा समझ रही है, वो कहती है, वो आ रहे हैं आज। जो सुनकर वेइंग जो खाना खा रहा था वो रुक जाता है और वही वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम कौन आ रहा है? आपने मुझे बताया नहीं, क्या कोई गेस्ट आने वाला है? जिस पर लान सिंह अपने खाने को च्यू करते हुए कहती है, मेरे अंकल आ रहे हैं, लान फैमिली के चेयरमैन
जो सुनकर वांग जी शॉक होकर कहता है, व्हाट, आई मीन लान फैमिली के चेयरमैन, और वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? इस बार लान शिंग कहती है, वो तुम्हारी वेडिंग पर तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं इसलिए। जो सुनकर वांग जी कहता है, सीरियसली, वो बस हमें गिफ्ट देने के लिए आ रहे हैं। जिस पर लान शिंग कहती है, वो तुम लोगों को ब्लेसिंग देना चाहते हैं क्योंकि तुम भी तो लान फैमिली का हिस्सा हो और वो लान फैमिली के एल्डर हैं, इसीलिए वो तुम्हें तुम्हारी इस वेडिंग पर अपनी कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं ताकि तुम्हारी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी हो। और ये सुनकर विंग बस वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी हल्की से स्माइल कर देता है, लेकिन ये स्माइल कोई खुशी वाली नहीं थी, बस एक फोर्स स्माइल। उसके बाद लान शिंग सबके नाश्ते के बाद प्लेट्स वगैरह लेकर जाती हैं और वहीं विंग और वांग जी अभी घर पर ही रुकते हैं क्योंकि लान कुरैन आने वाले थे, इसलिए वो यहाँ पर जाने की ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते। विंग को फ़ोन आता है तो वो लान शिंग की तरफ देखकर कहता है, आंटी उन्हें आने में कितना टाइम लगेगा? इस पर लान शिंग कुछ देर सोच कर कहती है, अभी उन्हें आने में करीब 2 घंटे लगेंगे। इस पर हाँ, विंग कहता है, मुझे ऑफिस में मीटिंग करनी है तो मैं जा सकता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। जिस पर लान शिंग एक नज़र विंग को देखती है और फिर बस उसे जाने का इशारा कर देती है और विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग सीधा अपने ऑफिस में आता है। वो देखता है कि उसका असिस्टेंट जो कि मीटिंग रूम के बाहर ही खड़ा है। विंग सीधा उस रूम में जाता है और वो उस मीटिंग को करता है जहाँ वो एक डील को फाइनल करता है। हालांकि ये डील काफ़ी डेंजरस थी, बहुत सारे रिस्क थे, लेकिन फिर भी विंग इस डील को फाइनल कर लेता है क्योंकि उसे खुद पर पूरा यकीन था कि वो सारे रिस्क को सॉल्व कर सकता है। विंग उस डील को कंप्लीट करता है जिसे कंप्लीट करने में 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद एक और मीटिंग होती है जो कि स्टाफ की होती है और उसके बाद विंग एक और मीटिंग अटेंड करता है और फिर विंग अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लान कुरैन को देखते हैं जो कि अभी उस लान हाउस के सामने खड़ा था जो कि लान शिंग का घर था। वो उस घर को देख रहा था जो कि दिखने में किसी विला की तरह था, एक बिल्कुल खूबसूरत विला। लान कुरैन अपने चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल लेते हैं जैसे कि वो मजाक उड़ा रहे हो कि तुमने इतने बड़े पैलेस को छोड़कर इस छोटे से विला को चूज़ किया है। और फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ वो गार्ड से क्रॉस होते हुए सीधा उस बड़े से दरवाजे के सामने जाते हैं जो कि धीरे से खुल जाता है। गार्ड्स दरवाज़ा खोलते हैं और लान कुरैन और उनके साथ वो लड़की अंदर आती है। वहीं वांग जी जो कि सोफे पर बैठकर फ्रूट कट करके उन्हें खा रहा था, जैसे ही उसे किसी के आने की आहट होती है वो उस तरफ अपनी नज़रें घुमा कर देखता है तो उसकी नज़र एक ओल्ड मैन पर जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे और वो एक लाठी लेकर चल रहे थे। उनके कपड़े ही बता रहे थे कि वो कितने रईस हैं। हाँ, उनकी रईसी उनके कपड़े चीख चीख कर बता रहे थे। लान कुरैन ने एक मैरून कलर का सूट पहना हुआ था। उनके कपड़े काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस थे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी लग रहे थे। लान कुरैन वहाँ पर आते हैं और वहीं वांग जी जो कि अब उठ चुका था। तभी लान शिंग भी आते हुए कहती हैं, वांग जी, मैंने सुना कि कोई आया है। ये सुनकर वांग जी अपनी मॉम को उस तरफ देखने का इशारा करता है। लान शिंग जैसे ही लान कुरैन को देखती है वो स्माइल करके कहती है, अंकल कैसे हैं आप? और ये बोलकर वो उन्हें ग्रीट करती है और ये सुनकर वांग जी भी जल्दी से उन्हें ग्रीट करके कहता है, ग्रैंडफादर। और वहीं लान कुरैन जो कि वांग जी की तरफ देखते हैं, उनकी नज़र में कहीं ना कहीं वांग जी को लेकर एक घिन भरी नज़र थी कि ये उनको ग्रैंडफादर बोल रहा है। वो इसे अपना ग्रैंड चाइल्ड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें वांग जी के अंदर यांग की झलक दिख रही थी। वांग जी के कुछ फेशियल फीचर्स उसकी तरह ही थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लान शिंग की तरह थीं। और लान कुरैन जिस नज़र से वांग जी को देख रहे थे, ये देखकर लान शिंग की आंखें बिल्कुल डार्क हो जाती हैं और वो लान कुरैन को घूरने लगती हैं और लान कुरैन को भी ये गेज़ फील हो जाता है और वो अपनी आंखों में आ रही उस नफ़रत को छुपा लेते हैं और वो वांग जी को देखकर हल्की से स्माइल करके कहते हैं, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर। और ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और उसके बाद वांग जी उस फ्रूट की प्लेट को उठाता है और फिर लान कुरैन
और उस लेडी को देखता है, जो लेडी अभी हाशिम को घूर रही थी, लिटरली वो उसे डेथ ग्लेयर दे रही थी। उस लेडी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी रिच है और उसकी मॉम की एज की है। और वहीं वो हाशिम की तरफ आते ही कहती है, सिस्टर बहुत टाइम बाद मिले। और ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो लेडी जो कि एक अल्फ़ा थी, वो लाशिंग की तरफ बढ़ते हैं उसे हक करने के लिए। तभी लाशिंग उससे एक कदम दूर होकर कहती है, सिस्टर क्या तुम भूल रही हो कि तुम एक अल्फ़ा हो और एक ओमेगा को इस तरीके से हक नहीं कर सकती। इस पर उसकी बहन कहती है, तो फिर क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा हक करना तुम्हें इम्प्रॉपर लगेगा? शायद तुम भूल रही हो कि हम दोनों बहनें हैं। हाँ, बहुत टाइम बाद मिले हैं, लेकिन सिस्टर तो है ना। और ये बोलकर वो हाशिम की तरफ अपनी उन आँखों से देखती है जिसमें साफ नफ़रत थी। ये देख कर हाशिम भी बस स्मक करती है और फिर उसे बैठने का इशारा करके कहती है, बैठो, ये सोफ़ा तुम्हारे लिए स्पेशली मंगाया है, बैठो। और ये सुनकर वो लेडी जो कि लाशिंग को हक कर रही थी, वो जाकर सोफ़े पर बैठ जाती है और अब उसकी नज़रें वांगजी पर जाती है और वो वांगजी को भी उन घिन भरी नज़रों से देख रही थी। और ये देख कर वांगजी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। और वहीं वो फिर अपनी मॉम के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी लानकुरन कहते हैं, क्या यहाँ मेहमानों को अकेला ही छोड़ा जाता है? और ये सुनकर वांगजी जो जा रहा था वो रुक जाता है और वो वहीं खड़ा हो जाता है। लानशिंग उसे रुकने का इशारा करती है और फिर वो किचन में जाती है और वहीं वो विंग को मैसेज कर देती है कि लानकुरन आ चुके हैं। और विंग जो कि अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, कुछ फाइलें देख रहा था, वो जैसे ही ये मैसेज देखता है वो उन फाइलों को बंद करता है और सीधा वहाँ से घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे लानकुरन से ज़रूरी बात करनी थी। और वहीं लाशिंग जो कि उन लोगों के लिए टी कॉफ़ी ये सब लेकर आती है और फिर उन्हें रख देती है और वह जाकर एक सोफ़े पर बैठ जाती है। वांगजी जो कि अभी भी खड़ा था, लाशिंग उसे बैठने का इशारा करती है और वांगजी वहीं बैठ जाता है। वो अभी भी बस इन लोगों को देख रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहा था वांगजी को, क्योंकि ये तीनों लोग लान फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन तीनों की आंखों में एक दूसरे को लेकर कोई सॉफ्टनेस नहीं थी जो कि एक फैमिली मेम्बर के अंदर होती है। तीनों ही एक दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहे थे और वांगजी बस उन्हें शांति से देखे जा रहा था। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं आगे क्या होगा और क्या लानकुरन सच में वांगजिंग को सारा सच बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो वांगजिंग से नफ़रत करते हैं, लगता नहीं कि वो भी इनको सब कुछ बताएंगे। तो चलो देखते हैं आगे कहानी में क्या होगा। और आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। वैसे मैं बता दूं कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस कहानी को जल्दी ख़त्म करूँ, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें ख़त्म होता जा रहा है और मैं किसी भी स्टोरी को बीच में नहीं छोड़ती। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी पुरानी हैबिट है। मैं इस स्टोरी को जल्दी ही फिनिश करूँगी और फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी लेकर आऊँगी और आई होप आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।